हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्क बुक 2023-24 के कार्यपत्रक 76 से लेकर कार्यपत्रक 80 तक सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 75 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो कार्यपत्रक 76 में हम संदर्भों के आधार पर संवेदनशील मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया को लिख पाना सीखेंगे। जैसे पहला चित्र आपके सामने दिया हुआ है कि दिए गए चित्र को देखकर कुछ सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जो क्या कर रही है, जो बर्तन धोने का काम कर रही है। तो देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि समाज में तुमने ऐसा दृश्य कहां कहां देखा है? क्या इस उम्र की बच्ची को विद्यालय न जाकर कामकाज ही करना चाहिए? अपने विचार कारण सहित लिखिए। तो हम कहेंगे कि हाँ, हम कहेंगे हाँ, हमने हमारे गांव में हमारे गांव में रहने वाले हमारे गांव में रहने वाले कालबेलिया, ठीक है, भील, गडरिया, ठीक है, गडरिया जनजाति के जनजाति के बच्चों को इस तरह कामकाज करते देखा है। कामकाज करते देखा है, ठीक है। मेरे अनुसार मेरे अनुसार उन्हें इस उम्र में इस उम्र में विद्यालय जाकर इस उम्र में विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ना कि ना कि घरेलू कामकाज, ना कि घरेलू कामकाज, ठीक। दूसरा प्रश्न है कि तुम्हारे घर में ज्यादातर कार्य कौन करता है? यदि महिला ही सारे कार्य करती है तो क्या यह उचित है? लिखिए। तो मैं लिखूंगा कि हमारे घर में हमारे घर में सभी मिलजुल कर सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं, लेकिन लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी महिलाएं अधिक काम करती है, लेकिन फिर भी महिलाएं अधिक काम करती है, ठीक है। यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। अतः सबको सबको मिलजुल कर सबको मिलजुल कर घर के कार्य करने चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ग। महिलाओं को काम कम करना पड़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? महिलाओं को कम कार्य करना पड़े इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे कि घर के
सभी जरूरी कार्य में, घर के सभी जरूरी कार्यों में घर के सभी सदस्यों को, घर के सभी सदस्यों को मिलजुल कर कार्य करने चाहिए। मिलजुल कर क्या करना चाहिए? मिलजुल कर कार्य करने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 77। पढ़ी हुई विषय वस्तु की सूचनाओं को लिख पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में संचार के साधनों के नाम लिखने हैं। संचार का मतलब है कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे से बातें करने, देश दुनिया की जानकारी प्राप्त करने के जो अलग अलग साधन हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। जैसे पहला है आपका टेलीफोन। क्या है? टेलीफोन। जैसे दूसरा है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। तीसरा है दूरदर्शन यानी टीवी। चौथा है रेडियो। फिर है समाचार पत्र। और लास्ट में हम लिख लेते हैं फैक्स। ये क्या है? ये कुछ संसार के साधन हैं। आगे प्रश्न संख्या 2। एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें संचार के साधनों का प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की सामान्य क्या हो, जानकारी हो। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में। तो हम कहेंगे कि जो संचार है उस संचार का इतिहास क्या है, बहुत ही पुराना है। यहां पर हम लिख देंगे कि संचार का इतिहास, संचार का इतिहास काफी पुराना है। कैसा है? संचार का इतिहास काफी पुराना है। लगभग लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व मानव प्राणी के मानव प्राणी के प्रादुर्भाव के साथ मानव संचार में क्या आई है? क्रांति आई है। मानव संचार में क्रांति आई। ठीक है। जो आज वर्तमान जो आज वर्तमान समय में वर्तमान समय में मानव ने इतना विकास कर लिया है, मानव ने इतना विकास कर लिया है कि आज आज एक देश में बैठा व्यक्ति, एक देश के कोने में बैठा व्यक्ति, देश के कोने में बैठा व्यक्ति पूरे विश्व में या पूरे विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान कुछ सेकंड्स में कर सकता है। कुछ सेकंड में ही कर सकता है, जो प्राचीन समय में संभव नहीं था। जो
प्राचीन समय में चिट्ठियों प्राचीन समय में चिट्ठियों और कबूतरों के माध्यम से संभव नहीं था। जो प्राचीन समय में चिट्ठियों और कबूतरों के माध्यम से संभव नहीं था। ठीक है। आज कहीं पर भी होने वाली घटनाओं, क्रियाओं, आयोजन, खेल आदि की जानकारी आप तुरंत पा सकते हो। ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय की बात करें और आज के समय की बात करें तो संचार के साधनों के अंदर बहुत ज्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी है। पहले जो काम चिट्ठियों और कबूतरों के माध्यम से होता था, जिसको होने में कई दिन या कई महीने लग जाते थे, वो काम अब कुछ ही सेकंड के अंदर हो जाता है। आगे बात करें, कार्यपत्रक 78, सृजनात्मकता, अनौपचारिक पत्र लेखन। ठीक है। यानी पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक किसे लिखे जाते हैं? किसी अधिकारी को, प्रधानाध्यापक को, प्रिंसिपल्स को, या किसी सरकारी ऑफिसर के अंदर, सरकारी ऑफिस के अंदर जो लेटर लिखे जाते हैं वो औपचारिक होते हैं। और जो लेटर अपने माता पिता, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों उनको लिखे जाते हैं वो होते हैं आपके अनौपचारिक। तो अपने मित्र को होली की शुभकामनाएं देते हुए क्या लिखना है? पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्वयं का पता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्वयं का पता। तो अपने घर का नंबर लिख ले, 114 गांधी कॉलोनी, 114 गांधी कॉलोनी, सिरोही राजस्थान, सिरोही राजस्थान। तारीख लिख लेते हैं, जैसे आज की तारीख है 20/2/2024। प्रिय, प्रिय मित्र, या प्रिय मित्र का नाम लिख सकते हैं रमेश। प्रिय रमेश, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य, आप और आपके परिवार के सभी सदस्य भी कुशल मंगल होंगे। सभी सदस्य भी क्या होंगे? कुशल मंगल होंगे। ठीक। मुझे यह बताते हुए, मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि, बहुत हर्ष हो रहा है कि कई वर्षों के बाद, कि कई वर्षों के बाद कई वर्षों के बाद इस बार मैं होली घर पर मना रहा हूं। ठीक है। क्योंकि पढ़ाई के कारण, क्योंकि आगे लिखेंगे, क्योंकि पढ़ाई के कारण, पढ़ाई के कारण हर बार, हर बार मुझे बाहर ही रहना पड़ता था। ठीक है। आगे अब लिखेंगे कि आप भी
आप भी होली अच्छे से मनाना, अच्छे से मनाना और और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके आपको और आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आगे लिख सकते हैं शुभकामनाएं। होली का त्योहार, होली का त्योहार खुशियों से भरा हो। होली का त्योहार खुशियों से क्या हो? खुशियों से भरा हो। ये हम लिख दिया। आगे हम लिख सकते हैं कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, हमेशा आप पर बनी रहे। ठीक है, पुनः एक बार, पुनः एक बार आपको होली की ढेर ढेर शुभकामनाएं या ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आपका मित्र या तुम्हारा मित्र क्या लिखेंगे? गोविंद। आपका नाम इधर लिखना है। ठीक है, ये था आपका कार्यपत्र 78, जिसमें आपने आपके मित्र रमेश को होली की शुभकामना या बधाई देते हुए एक पत्र लिखा है। आगे बात करें कार्यपत्रक 79 की। पठित सामग्री पर अपने विचार को व्यक्त कर पाना। भगवान के डाकिए कविता की उन 4 पंक्तियों को लिखिए जो आपको पसंद है। ठीक है, तो देखो वो 4 पंक्तियां लिखनी है भगवान के डाकिए कविता की। तो यहां पर जैसे वो पंक्ति कौन सी है जो मुझे अच्छी लगी, वो है पक्षी और बादल, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के, ये भगवान के डाकिए हैं। ठीक है, जो एक महादेश से, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, दूसरे महादेश को जाते हैं। ठीक है, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियां, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पड़ते हैं। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पड़ते हैं। ठीक है, ये मुझे इस कविता की 4 पंक्तियां सबसे ज्यादा अच्छी लगी। दूसरा है बताइए पंक्तियां आपको क्यों पसंद है। बताइए ये पंक्तियां आपको क्यों पसंद है, इसका भी हमें कारण बताना है। तो हम लिखेंगे क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि इसमें कवि ने संदेश दिया है, इसमें कवि ने संदेश दिया है कि
पक्षी और बादल, पक्षी और बादल एक देश की सुगंध, एक देश की सुगंध दूसरे देश तक लेकर जाते हैं, दूसरे देश तक लेकर जाते हैं। ठीक है, अर्थात अर्थात ये दो देशों को, अर्थात ये दो देशों को जोड़ने का क्या करते हैं, दो देशों को जोड़ने का काम करते हैं, दो देशों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों में, इनके द्वारा लाई गई, इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों में एकता और, एकता और सद्भावना का, एकता और सद्भावना का संदेश छिपा रहता है। ठीक है, इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों में एकता और सद्भावना का संदेश छिपा रहता है। ठीक, आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 3, भगवान के डाकियों की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं और इनमें क्या संदेश पढ़ते हैं? तो हम कहेंगे कि भगवान के डाकियों की लाई चिट्ठियों को, भगवान के डाकियों की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? पर्वत, पेड़ पौधे और पानी, पर्वत पेड़ पौधे और पानी ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें संदेश क्या है? तो इसमें एकता और, एकता और सद्भावना का, एकता और सद्भावना का क्या होता है? एकता और सद्भावना का संदेश होता है। इसका संदेश होता है, एकता और सद्भावना का संदेश होता है, जिसे पर्वत और, जिसे पर्वत और पेड़ पौधे ही समझ पाते हैं, जिसे पर्वत और पेड़ पौधे ही समझ पाते हैं, जिसे पर्वत और पेड़ पौधे ही समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कार्यपत्रक 79। आगे बात करें कार्यपत्रक 80 की। देखो, गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, रवि यानी सूरज, कली कुसुम से पथ सजा है बादलों से अनुचरों ने, श्रवण की पोशाक धारी आ रही है रवि की सवारी, विहंग बंदी और चारण कर रहे कृति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। तो ऊपर लिखी कविता को एक सार्थक शीर्षक देना है, हेडिंग देनी है। क्या लिखेंगे? रवि की सवारी। हेडिंग क्या लिखेंगे? रवि की सवारी। ठीक, दूसरा, विदंग बही और चारण किसका गुणगान कर रहे हैं? तो ये सूर्य की वंदना करते हुए यश और कीर्तिमान कर रहे हैं। किसका गुणगान कर रहे हैं? तो हम लिखेंगे कि ये सूर्य का गुणगान कर रहे हैं। इसका, सूर्य यानी रवि का गुणगान कर रहे हैं। ये सूर्य का गुणगान कर रहे हैं। का गुणगान कर रहे हैं? ये सूर्य का गुणगान कर रहे हैं। तीसरा, आपने उगते हुए सूर्य को अवश्य देखा होगा। उगते हुए सूर्य की आभा व दृश्य का अपने शब्दों में क्या करना है? आपको वर्णन करना है। तो हम लिखेंगे कि सूर्य, सूर्य पूर्व दिशा में क्या होता है? पूर्व दिशा में उदय होता है। पूर्व दिशा में उदय होकर, उदय होकर
पश्चिम दिशा में क्या होता है? पश्चिम दिशा में अस्त होता है। पश्चिम दिशा में क्या होता है? अस्त होता है। दूसरा हम बिंदु लिखेंगे कि सूरज निकलने पर, सूरज निकलने पर रात भर का अंधेरा, रात भर का अंधेरा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। रात भर का अंधेरा क्या हो जाता है? रात भर का अंधेरा गायब हो जाता है। आगे लिखेंगे कि उगते सूर्य की किरणें, उगते सूर्य की किरणें, उगते सूर्य की किरणें पूरे आसमान में, पूरे आसमान में अपने प्रकाश को क्या करती है? अपने प्रकाश को फैलाती है। अपने प्रकाश को फैलाती है। ठीक है, आगे लिख देंगे जिससे चारों तरफ लालिमा और क्या आभा छा जाती है। जिससे चारों तरफ, जिससे चारों तरफ लालिमा एवं आभा क्या हो जाती है? लालिमा एवं आभा छा जाती है। ठीक, आगे बात करें। प्रश्न संख्या 4, रवि के पर्यायवाची लिखने हैं। किसके? रवि यानी सूर्य के पर्यायवाची लिखने हैं। क्या होते हैं? पहला हो गया, लिख दिया हमने सूरज। दूसरा लिख दिया सूर्य। तीसरा लिख दिया दिनकर। चौथा लिख दिया दिनाकर। अगला लिख दिया भास्कर। ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची है। पांचवा है अनुचर, अनुदनचर आदेश के अनुसार आचरण करने वाला यानी सेवक। आप भी नीचे के दिए गए शब्दों को इस प्रकार स्पष्ट कीजिए। नभचर, क्या लिखेंगे? नभधनचर। फिर जलचर यानी जलधनचर। फिर निशाचर, निशाधनचर, निशाधनचर। अब इनके अर्थ लिखने हैं। देखो, नभचर यानी नभ में गमन करने वाला, नभ में गमन करने वाला। तो नभ में गमन करने वाला कौन होता है? पक्षी होता है। दूसरा जलचर, जल में रहने वाला जीव, जल में रहने वाला जीव क्या होता है? मछली। क्या होती है? मछली। फिर निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला। निशाचर का मतलब है रात्रि में विचरण करने वाला। तो कौन सा जीव है जो रात्रि में विचरण करता है? तो हम लिख सकते हैं चमगादड़। रात्रि में विचरण करने वाला कौन होता है? चमगादड़ होता है। ठीक, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 76 से लेकर 80 तक सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।